हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर वीडियो। आज हम जानकारी लेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में। जो फंगल इन्फेक्शन आज के टाइम में हम देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन नए प्रकार के फंगल इन्फेक्शन, कभी वाइट, कभी ब्लैक, कभी येलो फंगल इन्फेक्शन न्यूज़ के अंदर आ रहे हैं। और एक ऐसी हाइप क्रिएट की गई है लोगों के बीच में कि लोग जो एक्चुअल बीमारी है उससे बहुत ज़्यादा, उसके बीमारी से जितना खतरा नहीं है उसका उतना लोग उनके डर से सहम के बैठे हैं और उस चीज़ का नुकसान लोगों की हेल्थ पर, इम्यूनिटी पर नेगेटिव पड़ रहा है। इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि आपको ऑथेंटिक और रियल जानकारी आप तक पहुंचाई जाए पूरे फंगल इन्फेक्शन वाले इस पूरे टॉपिक पर, शुरुआत से लेकर एंड तक। तो हम आपके बीच में मौजूद है ये सारी जानकारी लेके। ये जानकारी हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए डॉक्टर्स से अर्जित की है, इसलिए ये 100% ऑथेंटिक है। इस जानकारी में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है और आप इसे सही से देखें और समझें। माइक्रोबायोलॉजी है जो एक विज्ञान की एक शाखा है, जिसका मतलब होता है छोटे जीवों की स्टडी, वो जीव जो अपने को आंखों से दिखाई नहीं देते। इसके अंदर सबसे बड़ी कैटेगरी में 3 बड़ी कैटेगरी है। एक है पहली बैक्टीरिया, दूसरी वायरसेस, तीसरे फंगस। बैक्टीरिया वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर आपने एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है साल्मोनेला, टाइफस और ई कोलाई। टाइफस आपने सुना होगा, जिससे टाइफॉइड होता है, पेट का जो रोग है, पेट खराब होता है, जिसमें आपने आम भाषा में सुना होगा कि टाइफॉइड हो गया। वो टाइफॉइड जो है वो साल्मोनेला टाइफस इस बैक्टीरिया से होता है। ई कोलाई यह जो सूक्ष्म जीव है, जो बैक्टीरिया है, यह भी कई प्रकार की बीमारियां करने में इसका रोल होता है। वायरस, आप HIV वायरस का नाम आपने सुना होगा। कोरोना वायरस जो महामारी अभी फैल रखी है, जो पेंडेमिक अभी चल रही है, वो कोरोना, वो वायरस की श्रेणी में आता है। अब जो है अपन आज का जो टॉपिक है वो है फंजाई, हिंदी में इसको बोलते हैं कवक। इनका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के अंदर अपन नहीं जाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ है और वो आपको समझाने बैठेंगे तो उसके ऊपर सेपरेट से वो एक पूरा सब्जेक्ट है। तो अगर वो आपको समझाने बैठेंगे तो उस पर 1-1 घंटे के बहुत सारे लेक्चर लेने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आपको वो चीज़ें वो जानकारी काम की भी नहीं है और हम उस जानकारी को अवॉइड करेंगे। आपको ध्यान देने लायक अभी ये जो चीज़ है, जो अभी उन फंगस के ऊपर अपने को ध्यान देना है जो अभी आज के टाइम में लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं और जिनकी वजह से लोगों की जान को सीरियस में खतरा है, वाकई में खतरा है। उसमें सबसे बड़े 3 नाम आते हैं जो म्यूकरमाइकोसिस है। फर्स्ट नाम जो है वो है म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस किस श्रेणी में आता है? ब्लैक फंगस, जो आप सबसे पहले सुना होगा, मोर कॉमन इन कोविड के पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा म्यूकरमाइकोसिस है टिल डेट, आज की डेट तक। उसके बाद में आपने दूसरा नाम उसके थोड़े दिन बाद सुना है, वाइट फंगस। वाइट फंगस है कैंडिडा। कैंडिडा की कई सारी प्रजातियां होती है, कैंडिडा अल्बिकेंस और भी बहुत सारी है। अब उन प्रजातियों को अपन डिस्कस नहीं करेंगे, कैंडिडा इन होल डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही कॉमन जो है फंगल इन्फेक्शन, सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन इसको कह सकते हैं, वेरी कॉमन फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा जो है। यह आम लोगों में भी होता है और ये कोविड से पहले भी होता था और ये हमेशा से होता आ रहा है। डॉक्टर्स लोग इसका हमेशा से ऐसे ही इलाज करते रहे हैं और ऐसी बात नहीं है म्यूकरमाइकोसिस और अभी डिस्कवर हुए हैं या फिर कोई नई बीमारी डिस्कवर हुई है जैसे कोरोना की तरह, बिल्कुल नहीं। ये जो म्यूकरमाइकोसिस और ये नई बीमारियां नहीं हैं, ये कई सालों से प्रैक्टिस के अंदर डॉक्टर लोग इनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कर रहे हैं। तीसरी जो है येलो फंगस, आपने 1-2 दिनों से सुना होगा, वो है एस्परजिलस। एस्परजिलस नाइगर, फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्लेवस, कई सारी प्रजातियां हैं। इसमें अभी जो सबसे सीरियस बता रहे हैं वो एस्परजिलस फ्लेवस। वो उसके सीरियस होने का पीछे रीज़न है, वो जो ये स्पीसीज है ये अफ्लाटॉक्सिन करके टॉक्सिन सीक्रेट करती है बॉडी के अंदर और ये टॉक्सिन बहुत खतरनाक रहता है। इस वजह से पेशेंट को बहुत ही क्रिटिकल स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो ये जो है येलो फंगस है। 3 अपन ने कैटेगरी देख ली, 3 क्लासिफिकेशन देख ली। जैसा कि मैंने कहा, फंगस का क्लासिफिकेशन बहुत ही वाइड और बहुत बड़ा है। आपके लिए वो जानकारी काम की नहीं है, इसलिए हम बेसिक 3 जो फंगस इन्फेक्शन आज की इस
टाइम में चल रहे हैं सिर्फ उनको नोट करेंगे। अब सबसे पहला सवाल है हैबिटेट। ये जो फंगस है ये कहाँ रहते हैं? जो म्यूकरमाइकोसिस है, ये कैंडिडा है, ये कहाँ रहते हैं? तो इसके अंदर आप देखेंगे सॉइल, मिट्टी के अंदर रहते हैं। वेट वुडन ब्लॉक्स, जो गीले लकड़ी के टुकड़े घर के बैकयार्ड में कहीं पे पड़े रहते हैं, गैरेज में वगैरह, तो वहाँ ये रहते हैं। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग जो बात है, इन आवर बॉडीज़, ये हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं। अब आप कहेंगे कि जब शरीर के अंदर रहते हैं तो हमें बीमार क्यों नहीं करते? उसकी वजह हमारी एंटीबॉडी होती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इन्फेक्शन से गुजर होते हैं या किसी और कोमोर्बिडिटी से, जो वर्ड है यहाँ पे नोट करने लायक वो है कोमोर्बिडिटी। कोमोर्बिडिटी मतलब कोई भी साथ की अलग बीमारी, बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी, हाइपरटेंशन, शुगर, कोई भी बीमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती है, क्या करती है? इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देती है। इसलिए उस वक्त में यह जो बॉडी के अंदर जो फंगस इन्फेक्शन बैठे हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, तब अपने को इसका इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये नॉन कम्युनिकेबल है। एक जैसे कोरोना छींक के थ्रू, सांस के थ्रू, बात करने के द्वारा एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, ये वैसा नहीं है, यह नॉन कम्युनिकेबल है। अफेक्ट किस किस को करता है? कौन से ऑर्गन को? लंग्स को करता है, स्किन को करता है और जीआईटी को करता है। रिस्क फैक्टर क्या है? किससे इन्फेक्शन का खतरा है? रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के पेशेंट्स, ठीक है। दूसरा है क्रिटिकली इल पेशेंट, जो सीरियसली बीमार है, जैसे जिन्होंने कुछ ट्रांसप्लांट कर। क्रिटिकली इल पेशेंट्स की वो कैटेगरी है जैसे जो लोग आईसीयू में एडमिट रहे हैं काफ़ी दिनों तक, जिनकी पिछले दिनों में कई बड़ी सर्जरी हुई है उस शरीर पे, तो ऐसे लोग क्रिटिकल इल वाली कैटेगरी में आते हैं। फिर जो कैंसर के पेशेंट हैं जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है रेगुलरली, जैसे ब्लड कैंसर के जो पेशेंट है उनमें ज़्यादा खतरा है। कोरोना के पेशेंट की जान बचाने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज़ करना डॉक्टर्स की एक टाइम पे मजबूरी थी, अब भी है। जब तक कोरोना का कोई कारगर ड्रग नहीं आता है जो कोरोना के वायरस को ख़त्म कर सके, एंटीवायरल उतना कोई स्ट्रॉन्ग ड्रग नहीं आता है, तब तक हम स्टेरॉइड पे निर्भर है कोरोना के इलाज के लिए। अब वो उस स्टेरॉइड ने आपके शरीर की इम्यूनिटी कम कर दी, अब उसका खामियाजा अपने को फंगल इन्फेक्शन के तौर पे भुगतना पड़ रहा है। जैसे डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, ये सब स्टेरॉइड्स के ड्रग्स थे जो कोरोना के मरीज़ की जान बचाने के लिए यूज़ करते हैं। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन यूज़ करने की भी एक थ्योरी है कि उससे भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फिर अगला है साइन एंड सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है? तो हेडेक यानी सर दर्द होगा, स्वेलिंग ऑन फेस, फेस के ऊपर जो नाक के पास में जो चीक बोन होती है वहाँ पे स्वेलिंग आएगी, वहाँ पे टेंडरनेस फील होगी, थोड़ा दर्द होगा, जैसे ही आप टच करोगे आप दर्द होगा। या फिर उससे अगली स्टेज में क्या होगा, दर्द होने के बाद में सेंसेशन कम फील होगा आपको, जैसे कोई टच करेगा तो उस एरिया में आपको महसूस नहीं होगा। नेजल क्रस्टिंग एंड ब्लॉकेज, नाक के अंदर क्रस्ट जमा होने लग जाएगा ब्लैक कलर का, स्पेशली म्यूकरमाइकोसिस के केस में, और ब्लॉक होगा। स्किन, जो ऊपर की स्किन है नाक के ऊपर की, चेहरे के ऊपर की, गम्स के जो मसूड़ों के ऊपर की स्किन है उसका कलर चेंज होगा, डिक्रीज होगा विजन, धीरे धीरे जब वो ग्रो करके आंखों के तक पहुंचेगा इन्फेक्शन, तो आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है। कुछ एक केसेस में नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो यानी चक्कर आना, ये शिकायतें भी रहेगी। वर्टिगो स्पेशली जब ये इन्फेक्शन कान को अफेक्ट करने लगता है तब पेशेंट को चक्कर आने की कंप्लेन करती है। इसके बाद में ये होता है, सबसे एक कॉमन क्वेश्चन है कि इसकी जांच कैसे होगी। जैसे कोविड की जांच होती थी RT-PCR से, उसी प्रकार से इसकी ऐसी कोई जांच अवेलेबल है? तो उसका आंसर है नहीं। इसकी जांच के लिए अपने को एक ENT डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जिसके पास नेजल एंडोस्कोपी का एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा, जिसके थ्रू वह आपके बॉडी के जो फेस के जो साइनस है, जिसको अपन साइनस कहते हैं, साइनस मतलब जो हवा से भरी हुई बोन से अपने चेहरे की, फेस की जो साइनस है, जैसे माथा या फिर गाल और इनके अंदर के जो एरियाज है वो अलग अलग साइनसेस होते हैं, उन साइनस के अंदर वो देखेंगे और फिर पता करेंगे कि अपने को इन्फेक्शन है कि नहीं है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है इसका ट्रीटमेंट क्या है आज की तारीख में। तो
शुरुआत के अंदर अगर पेशेंट आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग यूज़ होने वाला सबसे कॉमन और सबसे इफेक्टिव ड्रग है एम्फोटेरिसिन बी। इसी का एक एडवांस और थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है, महंगा है, लेकिन इसके रिस्क फैक्टर कम है, जो है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। इनके साथ साथ जो रेगुलर डॉक्टर्स बेटर एडवाइस करते हैं आपको हमेशा सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो चलता है, जैसे ड्रिप लगाना, बॉडी को हाइड्रेट रखना, बॉडी के बाकी जो मेजर ऑर्गन है उनको बचा के रखना, तो ये सारा ट्रीटमेंट इस तरीके से चलता है। अगर बहुत ज़्यादा एडवांस स्थिति में पेशेंट आया है तो फिर सर्जरी ही इकलौता ऑप्शन रहता है, जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ होता है, जैसे आई है, ईयर लोब है, ईयर का जो इनर ईयर है, अंदर का पार्ट जो इनर ईयर है, इन चीज़ों को सर्जरी के थ्रू हटाना पड़ता है, हमेशा के लिए निकालना पड़ता है। वो तब होता है जब पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एडवांस कैटेगरी में आता है, एडवांस स्थिति में आता है, तब सर्जरी का ऑप्शन रहता है। सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है रोकथाम और बचाव के उपाय। कैसे इस तरीके से इस स्थिति से बच सकते हैं। कोविड के इस काल के अंदर अपन म्यूकरमाइकोसिस को कैसे हरा सकते हैं, वह है मेंटेन हाइजीन, साफ सफाई मेंटेन करना, बार बार अपने हाथ धोना, और ये एक आदत डालना कि बाहर कहीं भी जाएं तो किसी सरफेस को टच नहीं करना। सरफेस को टच करके अपन वह हाथ लगाएंगे तो अपन इन्फेक्शन वो उस चीज़ को, म्यूकरमाइकोसिस को खुद चलाकर अपने यहाँ पे बॉडी तक पहुँचा देंगे, ठीक है। और जो मास्क अपन रेगुलर पहनते हैं वो क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा मास्क होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अपनी सांसों से जो ह्यूमिडिफिकेशन होता है उसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होने के कारण वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे प्रोपोगेट नहीं हो, वो आगे नहीं बढ़े। इसलिए हमेशा साफ़ सुथरे मास्क पहने। मेंटेन क्रॉस वेंटिलेशन, आप जिस भी कमरे में रहते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे खिड़कियाँ खुली रखें, रोशनी को अंदर आने दें, क्रॉस वेंटिलेशन, हवा को आर पार होने दें। रेगुलरली चेंज वाटर इन ह्यूमिडिफायर एंड वेपराइजर। जो कई लोगों के घर पे भाप लेने की मशीन है या फिर कई लोगों के घर में ह्यूमिडिफायर है ताकि वहाँ टेम्परेचर सही रहे, तो ऐसे ह्यूमिडिफायर और वेपराइजर का पानी टाइम टू टाइम बदलते रहें। और सबसे ज़रूरी है इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के ऊपर अलग से वीडियो बनेगा। इम्यूनिटी बहुत ही बड़ा और बहुत ही क्रूशियल जिसे कह सकते हैं वो टॉपिक है आज के इस दौर के अंदर। तो अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी का रोल है। इम्यूनिटी होगी तो म्यूकरमाइकोसिस आपके शरीर के अंदर आज से कई साल पहले ही आया होगा, तब भी कुछ नहीं कर पाया होगा, और अगर इम्यूनिटी है तो आज भी कुछ नहीं कर पाएगा और आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ वेट करता है कि कब पेशेंट को डायबिटीज़ और ऐसी कोई सीरियस बीमारी हो जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो और वो अटैक करे। जैसे किसी को माल न्यूट्रिशन का पेशेंट मिल जाए उसे, इस तरीके के जो सीरियस क्रिटिकली इल पेशेंट मिलेंगे तो उसको फंगल इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ये थी बेसिक सभी जानकारी, जो प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, साइन एंड सिम्टम, रिस्क फैक्टर और बहुत कुछ। ये सारी चीज़ें अपन ने म्यूकरमाइकोसिस और फंगल इन्फेक्शन के लिए देखी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारी जानकारी हमने रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्सेज से ली है, उन डॉक्टर्स की टीम में से ली है जो MBBS और MD तक की पढ़ाई कर चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, और उन्होंने ये जानकारी हमें माइक्रोबायोलॉजी की जो स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं उनके माध्यम से उपलब्ध करवाई है। तो आप इस जानकारी पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, इम्यूनिटी के ऊपर काम करें। इम्यूनिटी के ऊपर पूरा एक अलग से वीडियो आएगा। अभी के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर करें।